स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद और दोपहर 2:05 हो रहे हैं। 5 बड़ी खबरों के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहली खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी से जुड़ी खबर है। प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल के दूसरे दौरे पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर रीवा से है, जहां प्रधानमंत्री विंध्यवासियों को रीवा एयरपोर्ट का तोहफा देंगे। और तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। और चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां दरिमा एयरपोर्ट का पीएम नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। पांचवी खबर दिल्ली से है, जहां दिवाली से पहले देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। रुख करते हैं पहली खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे दौरे पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा दीपावली से पहले बनारस ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। प्रधानमंत्री 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात बनारस को देंगे। इसके अलावा लगभग 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देश भर के एयरपोर्ट समेत अन्य योजनाओं के लिए मिलेंगी। पीएम मोदी करीब 2870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली बनारस के नए एयरपोर्ट बिल्डिंग का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कुल 5 घंटे काशी में रहेंगे। वो कुल 23 परियोजनाओं के 6611 करोड़ रुपए की सौगात पूरे देश को देंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 7 शहरों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार की भी परियोजनाएं शामिल हैं। नए एयरपोर्ट की बिल्डिंग के शिलान्यास के बाद बनारस के एयरपोर्ट की छवि बदल जाएगी। बनारस एयरपोर्ट देश के नामी ग्रामीण और बड़े एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। वाराणसी से अंतिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा, जिस तरह से हम जानते हैं कई सौगातें आज वाराणसी को मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचकर सौगातों का पिटारा खोलने वाले हैं। जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में आएंगे और अपने तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं और काशी की जनता को करोड़ों का सौगात देने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। यहाँ से वो हरिहरपुर स्थित आदि शंकरा नेत्र चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे, वहाँ जाएंगे और साथ ही वहाँ पर कांचीम कोटि पीठ के शंकराचार्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती की मौजूदगी भी रहेगी और वहाँ उनके मौजूदगी में प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे। और वहाँ पर के कार्यक्रम के बाद जो नेत्रालय अस्पताल है वहाँ पर उसके उद्घाटन के बाद वहाँ जाएंगे। साथ ही उसके बाद सिगरा जाएंगे। सिगरा पर जो स्पोर्ट है, स्टेडियम है, वहाँ पर जाकर उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि उसके उद्घाटन की वजह से जो खिलाड़ी हैं जो आसपास के हो चाहे दूर दराज के हो, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर भी लोगों से संवाद करेंगे, संबोधन करेंगे लोगों का। और साथ ही जो है कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जगह जगह पे पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। यहाँ कोई भी आ भी जा रहा है तो रूट डाइवर्जन किए गए हैं ताकि लोगों को बताया जा सके किस रूट पे जाना है। इसका भी ख्याल रखा गया है, ड्रोन कैमरे से लेकर के। साथ ही पुलिस मुस्तैदी के साथ प्रधानमंत्री निगरानी में रहेंगे। और अभी वह जो है कि वाराणसी में पहुंच चुके हैं, जो कि नेत्रालय अस्पताल है वहाँ पहुंच रहे हैं। जी, जिस तरह से अंतिमा बता रही थी कि कई भव्य कार्यक्रम आज वाराणसी में होने वाले हैं, कई सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ उत्तर प्रदेश को, न सिर्फ वाराणसी को बल्कि पूरे देश को देने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंध्यवासियों को रीवा एयरपोर्ट का तोहफा देंगे। पीएम बनारस से वर्चुअली इस हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और इसकी जानकारी प्रदेश का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी। इससे पहले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने प्रदेशवासियों को खुशखबरी दी। उद्घाटन के साथ ही रीवा में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस दौरान सीएम मोहन प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। आज लंबे इंतजार के बाद विंध्यवासियों को रीवा एयरपोर्ट का तोहफा मिलने वाला है। ये रीवा वासियों के लिए बेहद खास पल है, क्योंकि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और खजुराहो के बाद रीवा में एयरपोर्ट बना है। अब प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भी बाकी देशोों के साथ हवाई सेवा के जरिए जुड़ सकेगा। बता दें कि अभी तक यहां पर सिर्फ छोटे विमान की लैंडिंग की व्यवस्था थी, लेकिन उद्घाटन के बाद से रीवा एयरपोर्ट पर 72 सीटर विमान आसानी से आ जा सकेंगे। बता दें कि शुरुआत में सिर्फ रीवा से भोपाल के लिए 72 सीटर सेवा शुरू होगी। बाद में अन्य जगहों के लिए भी सेवाएं शुरू की जाएंगी। रीवा एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद न सिर्फ नागरिकों को आने जाने की सुविधा मिलेगी बल्कि उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। रीवा से संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरह से हम जानते हैं रीवा को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है, ऐतिहासिक दिन आज न सिर्फ रीवा के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि एक एयरपोर्ट जिस तरह से न सिर्फ यात्राओं को सुगम बनाता है बल्कि रोजगार को, साथ ही साथ आवागमन को भी बढ़ावा देता है। जी,
जी, बिल्कुल ईशा जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आज का दिन है वो रीवा वासियों के साथ-साथ विंध्य के और मध्य प्रदेश कई जगहों के खास दिन है, जहां से आज रीवा की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा हवाई अड्डे की सौगात देंगे। वो भी वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट का आरंभ भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। रीवा एयरपोर्ट 450 करोड़ की लागत के करीब 102 हेक्टेयर में बनकर तैयार हुआ है। जी जी बिल्कुल विजय, जिस तरह से आपने बताया कि एक बड़ी सौगात रीवा वासियों के लिए और जिस तरह से प्रधानमंत्री की भी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की भी ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जो पर्यटन स्थल हैं उनसे जो आवागमन है वो सुगम हो सके, और इसी तरह से जिस तरह रीवा में लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाने पर प्रयास किया जा रहा है, तो एयरपोर्ट के खुलने से, एयरपोर्ट की शुरुआत होने से कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा। जी, बिल्कुल मिल सकेगा, क्योंकि जब एयरपोर्ट की सुविधाएं होंगी तो कर्मचारी को डिमांड भी होगी और बहुत सारे रोजगार का साधन भी खुलेगा। जैसे अभी 23 तारीख को भी इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, तो मोहन यादव फिर वहां से मुख्यमंत्री जी आएंगे और कई सारे सौगात देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल विजय, एकदम सही जो है बात आपने कही, क्योंकि इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से हम जानते हैं ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आ सकते हैं, तो इस बीच एयरपोर्ट की शुरुआत होना कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगी। जी बिल्कुल, और रीवा, अगर हम रीवा की बात करें तो रीवा का प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट बनेगा, जिसे सबसे बड़ी बात है डीसी से लाइसेंस प्राप्त हुआ है और एयरपोर्ट का रनवे 30 मीटर चौड़ा 800 मीटर लंबा होगा। जी विजय, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि एक बड़ी सौगात यहाँ पर रीवा वासियों को मिलने वाली है और न सिर्फ पर्यटन को बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, और लगातार प्रदेशवासी भी माना जा सकता है उतने ही ज़्यादा खुशहाल हैं। खासतौर से रीवा वासियों के अंदर काफ़ी उत्साह है और वो लगातार डिप्टी सीएम और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात बहुत पुरानी से चली आ रही है, लेकिन जो सौगात मिलना था वो आज मिल रहा है। कोशिशें तो बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन जो रीवा वासियों को सौगात मिला है, अभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आदमी यहाँ से इलाहाबाद जाना पड़ता था, वो भी प्लेन पकड़ने के लिए, फिर कहीं और जाना पड़ता था। अब रीवा वासियों को डायरेक्ट रीवा से ही प्लेन मिल जाएगी, तो वो इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। जी बिल्कुल विजय, जिस तरह से आपने बताया कि युवा वासियों के लिए बड़ी सौगात है, एक ऐतिहासिक दिन है, देखना होगा कितना ज़्यादा उत्साह के साथ अब वो इन्वेस्टर समिट में भी योगदान प्रदान करते हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दलों यानी महायुति गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। बताया जा रहा है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर 288 में से कुल 215 सीटों पर कोई विवाद नहीं है। जिस पार्टी के विधायक हैं वो सीट उसकी सीटिंग गेटिंग फॉर्मूला के तहत मिलेगी। अब 73 सीटें बची हुई हैं, तो दिल्ली में इनसे करीब 40 से 50 सीटों पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक अभी भी करीब 5 से 7 सीटों पर फैसला होना बाकी है। बगावत से बचने के लिए आखिरी समय में कुछ सीटों की घोषणा करने की रणनीति बनाई गई है। बची सीटों में जिस पार्टी के योग्य उम्मीदवार होंगे वो सीट जीत सकता है, तो उसकी मेरिट पर सीट बंटवारा तय किया जाएगा। महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री महायुति गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। अगले साल जिस तरह से पिछले साल भी समीकरण बनते नजर आए, उसी क्रम में अब लगातार पार्टी आगे भी कार्य करती नजर आ रही है। लेकिन अगला चुनाव किस तरह से पार्टी लड़ेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगला सीएम कौन होगा इस पर अभी फैसला आना बाकी है। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पद का फैसला किया जाएगा। महायुति के सत्ता में आने के बाद तीनों दलों को मंत्रिमंडल में बराबर मंत्री पद देने पर भी चुनाव के बाद फैसला होगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। मुंबई से संदीप रणपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से हम जानते हैं महायुति बनाम इंडिया गठबंधन के बीच ही चुनाव होता दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल हैं उन्होंने अपनी सीट्स की घोषणा करना जो है शुरू कर दी है। प्रत्याशियों का ऐलान भी शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अभी बैकफुट पर है। जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं अभी बैकफुट पर है, लेकिन देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी जो अन्य दल हैं उनको साधने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी जी बिल्कुल, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सत्तारूढ़ दलों में महायुति गठबंधन के साथ बीच बंटवारे में बातचीत अंतिम दौरे पर है। अभी 228 सीटों में से कुल 215 सीटों पर विवाद जो है अभी बिल्कुल नहीं हुई है। विधायक जो है अभी सीटिंग वेटिंग फार्मूला के साथ मिलजुल कर जो है 73 सीटें बची है, जो दिल्ली में इनके करीब 40 से 50 सीटों पर चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक 5 से 7 सीटों पर फैसला होना बाकी है
और बगावत से बचने के लिए अगले समय तो कुछ सीटों पर घोषणा करनी रणनीति बनाई गई है। इस बीच में जो है आरपीआई की जो प्रमुख है रामदास अठावले, उनकी भी सीट को लेकर मांग है, उनको भी सुलझाया जाएगा। उनकी सीट को लेकर 12 सीटों की मांग है जो घटक दल है, तो वो उनको की सीट पे आज डीसीएम से वो मिलेंगे, आज मीटिंग करेंगे। 2:30 बजे का टाइम दिया है। उसके बाद जो है अभी क्या फैसला लेता है अभी ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ अन्य दल लगातार तैयारी करते नजर आ रहे हैं, प्रत्याशियों के नामों पर लगातार मंथन जारी है, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली तक इस वक्त लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, देवेंद्र फडणवीस सरकार के चेहरे थे। उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदला और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस बन गए, और अब लगता है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जब चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर, तो एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिल सकता है, या फिर माना जाए कि एक बार फिर एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। जी बिल्कुल, अभी एक देखना होगा क्योंकि जिसकी ज्यादा सीटें हैं वही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा फॉर्मूला जो है महायुति में भी दिखाई दे रहा है। बल्कि पिछले मीटिंग में जो है एकनाथ शिंदे और अमित शाह से मीटिंग हुई थी, तभी एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने ये भी कहा था कि पिछले टाइम जो है आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने सहयोग दिया है, हमारे पूरे कार्यकर्ता और नेताओं को थोड़ा संदर्भ करने के लिए बोला है, हमारे ज्यादा सीट होने पर भी आपको मुख्यमंत्री बनाया था, तो इस बार जो है आप थोड़ा धीरे से शांति से रखिए। और उसके बाद जो है अभी मुंबई में जो है बीजेपी की 18 सीटें पर शिंदे की शिवसेना 16 सीटें पर है, और अजित पवार की जो है 2 सीट दी गई है। उसके चलते जो है अभी जिसकी ज्यादा सीटें हैं उस पर ही मुख्यमंत्री का मोहर लगा जा सकता है, और अभी तक जो है मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा महायुति ने सामने नहीं लाया है। बिल्कुल संदीप, तो जिस तरह से आपने बताया कि लगातार महायुति कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करती नजर आ रही है, लेकिन कौन सीएम का चेहरा होगा ये तो परिणामों के बाद ही तय हो पाएगा। देखना रोचक होगा कि इस बार मुख्यमंत्री शिवसेना से आता है या फिर भारतीय जनता पार्टी से। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से खबर है, जहां पर दरिमा एयरपोर्ट का पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे वाराणसी से वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। दरिमा से 19 सीटर और 72 सीटर हवाई सेवाएं प्रस्तावित हैं। पहली फ्लाइट में राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्री रायपुर आएंगे। हालांकि नियमित उड़ान सेवा के लिए अभी तिथि तय नहीं हुई है। सरगुजा संभाग मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित मां महामाया एयरपोर्ट को 80 करोड़ की लागत से बनवाया गया है। हवाई सेवा से जुड़ने से सरगुजा संभाग के समस्त जिलों यानी कि सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दरिमा एयरपोर्ट के शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित अन्य मंत्री, अति विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरह से हम जानते हैं सरगुजा को बड़ी सौगात मिलने वाली है और एयरपोर्ट के माध्यम से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा बल्कि आवागमन भी सुगम होगा। क्या लगता है कितना ज्यादा लाभकारी ये सुविधा क्षेत्र के लिए होगी? जी बिल्कुल, इसे जिस प्रकार से केंद्रीय एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत जिस प्रकार से लगातार ऐसे क्षेत्रों को हवाई योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ अगर बात करें सरगुजा जिले की, तो सरगुजा में अंबिकापुर भी आता है। जिस प्रकार से अंबिकापुर के बारे में हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हिल स्टेशन छत्तीसगढ़ का माना जाता है, तो पर्यटन की नजर में इस और हवाई सेवाओं का शुरू होना वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में पर्यटन यहाँ लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। स्टेशन भी है, इस वजह से भी कहना क्या महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते नजर आएंगे। इस मौके पर बताना चाहूंगा कि उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और राज्यपाल रामेन डेका सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव व विजय शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरगुजा के लोगों को एक बड़ी सौगात दी जा रही है, कहीं ना कहीं दूसरी सौगात एयरपोर्ट के माध्यम से दी जा रही है, क्योंकि पिछले प्राय घंटा से बड़ी हवाई सेवाएं कहीं ना कहीं शुरू की गई और अब एक बार फिर से अंबिकापुर में ये हवाई सेवाएं शुरू की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को आकर्षित करने के लिए अंबिकापुर को एयरपोर्ट की सौगात
हवाई सेवाओं से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और इस माध्यम से पर्यटन आकर्षित करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। और आज ये सौगात प्रदेश की जनता को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगभग अब से थोड़ी देर बाद दी जाएगी। जी बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार की कोशिश है कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लोगों का आवागमन सुगम हो सके, लेकिन जिस तरह से साई सरकार की हमेशा से मंशा रही है कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो सभ्यताएं हैं, उनको विश्व स्तर तक पहुंचाया जाए, उनको जानने का मौका प्रत्येक भारतीय नागरिक को या विदेशी नागरिकों को भी मिले, और जिस तरह से हवाई सेवा की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं इस मंशा पर भी जो है इस मंशा को बढ़ावा मिल सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक छत्तीसगढ़ पहुंच सकेंगे, उस क्षेत्र में पहुंच सकेंगे जहां की संस्कृति और सभ्यता अपने आप में ऐतिहासिक है। जी बिल्कुल, इस प्रकार से बात करें छत्तीसगढ़ संस्कृति को लगातार प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं नजर भी आते, तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जिस प्रकार से अंबिकापुर में एयरपोर्ट की सौगात करने के प्रदेश की जनता को दी जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा पर्यटन क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़े और साथ ही साथ हमने ये देखा भी है कि बड़ी संख्या में संधियों के समय इस प्रकार से न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटन शामिल होते हैं। मान सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं बड़ी सौगात लोगों को दी जा रही है और कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि पर्यटन को मद्देनजर रखते हुए आवागमन सुगम हो, इस तरीके से भी इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ न केवल अंबिकापुर में बल्कि जगदलपुर में भी हमने देखा जिस प्रकार से वहाँ एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, इसके बाद से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ी और बड़ी संख्या में लोग अब हवाई सेवाओं के माध्यम से भी जगदलपुर पहुंच रहे हैं, बस्तर पहुंच रहे हैं। बस्तर के जो कला संस्कृति है उसको जानने का प्रयास लोगों द्वारा किया जा रहा है, न केवल देश के लोगों द्वारा बल्कि विदेशों से भी कहीं ना कहीं लोग बड़ी संख्या में अब बस्तर पहुंच रहे हैं, वहाँ कला संस्कृति को जान रहे हैं, आदिवासियों के बारे में तमाम जानकारियां एकजुट कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने बताया कि न सिर्फ एयरपोर्ट की सुविधा से आवागमन सुदृढ़ होगा, आवागमन बेहतर होगा, बल्कि पर्यटक को भी बढ़ावा मिल सकेगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और दिवाली से पहले ही देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं और दिल्ली में रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में स्थित सीआरपीएफ स्कूल के पास आज सुबह एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। एक पीसीआर कॉल के जरिए पता चला कि सीआरपीएफ स्कूल के पास एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद एसएचओ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एनएसजी कमांडो ने भी घटनास्थल पर मोर्चा संभाला। ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार मामले में कार्रवाई जारी है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। एफएसएल की टीम मौके पर जांच में जुटी है। एनएसजी की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन भी शुरू हुआ। इससे पहले कई टीमें जांच के लिए मौके पर पहुंच चुकी हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट का मामला सामने आया। खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। इरफान खान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, दिल्ली को कुछ ही वक्त रह गया, माफ कीजिएगा, दिवाली को कुछ ही वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट का जो मामला है वो सामने आया है। क्या है पूरा मामला और किस तरह से सुरक्षा बल वहां पर तैनात है और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पे? जी हाँ ईशा, आज सुबह ही दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के दीवार के पास अचानक एक ब्लास्ट हुआ, जिसकी पीसीआर कॉल इलाके के लोगों ने की, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मैं आपको बता दूं, दंगल की गाड़ियां भी वहां पहुंची है, दंगल गाड़ियों ने वहां जांच की है, जांच एजेंसियां भी पहुंची है, क्योंकि धमाका इतना बड़ा बताया जा रहा है कि आसपास के कई जो इलाके हैं उनमें धमाके की गूंज जो है वो महसूस की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जांच एजेंसियों ने वहां पर मौके पर पहुंचकर जिस तरह जांच की है, प्रशांत विहार इलाके का ये पूरा मामला है। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास जो घटना घटी, अचानक से जो विस्फोट हुआ, इसको लेकर जिस तरह प्रशासन ने वहां पर तुरंत कार्रवाई की और दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची मौके पर और जांच एजेंसियों ने वहां जब जांच की, तो जांच करने के बाद फिलहाल मैं आपको बताऊं कि रविवार का दिन है, इसलिए स्कूल की छुट्टी है, तो वहां किसी के हाथाहाथ होने की या कोई बड़ी दुर्घटना होने की कोई खबर नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वहां पर एक गैस सिलेंडर की जो लाइन है, गैस की जो लाइन है वो जा रही है, तो अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि गैस की जो पाइप लाइन है उसमें शायद इसकी वजह से वो धमाका हुआ है, लेकिन अभी तक किसके हाथ होने की। जी बिल्कुल इरफान, जिस तरह से आपने बताया कि बम धमाके से न सिर्फ लोग बल्कि सुरक्षा बल भी सक्रिय हो गए हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।